नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो दोस्तों, आज मैंने लेक्चर सीरीज ऑफ 11th लेके आया हूं जो कि हमारा चल रहा है, दैट इज मिनरल एंड न्यूट्रिशन। तो बेटा जी, मैं उस पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए सारे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है अबाउट टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सुनिएगा। इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे कंपेयर करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक पिता हूं, यानी मैं फादर हूं। मान लीजिए मेरे को एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 2-2.5 साल का। अगर मैं उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स दे रहा हूं, सीधी सी बात है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट में उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट में उसको प्रोटीन चाहिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट में उसको क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, उसको अगर मैं प्रॉपर अमाउंट में दे रहा हूं तो मेरे बच्चे की ग्रोथ क्या होगी बेटा, ऑप्टिमम होगी, अच्छी होगी। या अगर मान लीजिए मेरे घर के बगल में एक मेरा दोस्त है जो काफी गरीब है, वो अपने बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन नहीं दे पा रहा है, यानी उसके बच्चे के अंदर में ये सारे जितने अमाउंट में चाहिए उससे कम मिल रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे बेटा, उसके अंदर में डेफिशिएंसी हो गई, किसी विटामिन की, किसी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, हो सकता है बहुत सारे डिजीजेज हो जाए उसको। या फिर जो तीसरा चीज है अबाउट, जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, इतना ज्यादा ठूस ठूस के उसको फैट खिला दिया, मेरा बेटा क्या हो गया, बेटा फैटी हो गया। तो फैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओबिसिटी से आजकल लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ये सारी चीजें भी होगा। यानी अगर आप देखोगे तो बेटा जी, चाहे अमाउंट में अगर आप कम दे रहे हो तो भी क्या होगा बेटा, किसी भी बच्चे के अंदर में कुछ डेफिशिएंसी, डिजीजेज हो सकते हैं। ज्यादा दोगे तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो हम एक स्पेसिफिक रेंज में, या फिर अगर बोले जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उतना अगर देंगे, ऑप्टिमम अमाउंट में देंगे तो ऑप्टिमम ग्रोथ हो सकती है। अगर ज्यादा दे दिया तो भी खतरा है, कम दे दिया तो भी क्या है बेटा, खतरा है। तो हमको एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन सप्लाई करते हैं अपने बच्चे को, ताकि उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके। उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, सुनिए, इस प्लांट को सपोज कर लीजिए, ये प्लांट्स जो है, इसकी ये रूट्स है, जो एक अमाउंट जो चाहिए किसी भी मिनरल का अमाउंट कोई भी, तो जैसे मान लीजिए अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट का मतलब कोई भी मिनरल, एनी मिनरल, सुनिएगा, कोई भी मिनरल हो जिसका अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मिनरल हो जिसका अमाउंट रिक्वायर्ड, जैसे मान लीजिए ये अमाउंट, मिनरल्स का अमाउंट की बात करें, जैसे मान लीजिए ये नीम प्लांट है, ठीक है। तो ये जो नीम प्लांट है, इसको एक हाइपोथेटिकल डाटा ले लेते हैं। जैसे नीम प्लांट को चाहिए 5 मिलीग्राम नाइट्रोजन, कितना चाहिए, 5 मिलीग्राम नाइट्रोजन उसको मिलना चाहिए, तभी उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। सो द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड, जो अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट जो रिक्वायर्ड होगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट, दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। जैसे ये मैं मान लीजिए नीम है, तो इसको मिनिमम, या अगर बोले कितना अमाउंट मिलीग्राम चाहिए, 5 मिलीग्राम नाइट्रोजन इसको चाहिए। 5 मिलीग्राम अगर नाइट्रोजन इसको मिलेगा तो इस प्लांट की क्या होगी बेटा, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकेगा। अब अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में बेटा जी, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, यानी मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड होगा किसी भी प्लांट के लिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको मैंने बोला क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए इस कंसंट्रेशन से, ये तो रिक्वायर्ड अमाउंट है, इतना चाहिए ही चाहिए, इससे कम काम नहीं चलेगा। तो अगर मान लीजिए इसको केवल मिल रहा है 3 ग्राम नाइट्रोजन, चाहिए कितना, 5 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, और आप देख कितना पा रहे हो, 3 ग्राम।
तो बेटा जी होगा क्या, इसका रिक्वायरमेंट यहां कहीं पे लिख लेते हैं। जैसे इतना तो आपने बोला, ये आपका क्या बेटा क्रिटिकल कंसंट्रेशन इतना चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप अपने प्लांट को जो नाइट्रोजन दे पा रहे हैं या मिल पा रहा है वो 3 मिलीग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है, चाहिए कितना 5 मिलीग्राम, तो कम है कि ज्यादा, 5 थे सर, कम है। तो कम है, तो जब कम होगा तो इसके अंदर में, इस पार्टिकुलर प्लांट के अंदर में क्या होगा बेटा, डेफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी बेटा जी, नाइट्रोजन की। ये भी कंडीशन क्या बेटा हानिकारक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए जो हमारा क्रिटिकल कंसंट्रेशन है 5 मिलीग्राम इतना चाहिए, लेकिन ये जो प्लांट है ये एब्जॉर्ब कर रहा है 10 मिलीग्राम नाइट्रोजन को फ्रॉम द सॉइल। तो बेटा जी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर ज्यादा कोई भी प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहा है अमाउंट में, तो बेटा इसी को बोला जाता है ज्यादा। ज्यादा अति भी क्या होता है बेटा, अति मतलब अगर कुछ भी चीज ज्यादा करेगा, जैसे बेटा ही है ज्यादा बदमाशी करेगा तो वो भी सही नहीं है। तो उसी तरह से कोई मिनरल एंड न्यूट्रिशन अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये कहलाएगा टॉक्सिक एलिमेंट। क्या कहलाएगा, टॉक्सिक एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट की क्या हो गई बेटा जी, टॉक्सिसिटी हो गई है। तो यही हमें देखना है कि भैया जी अगर रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी जरूरत है उतना उस प्लांट को मिल रहा है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए हाइपोथेटिकल डाटा है 5 मिलीग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो जो चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट उसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम दे रहे हैं तो उसके अंदर में क्या होगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी नाइट्रोजन की। अगर ज्यादा दोगे तो भी क्या होगा बेटा, हानिकारक है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे कम दे चाहे ज्यादा दे, दोनों कंडीशन बड़ा ही क्या बेटा घातक होता है। सो नोट डाउन करेंगे इस बात को। आई बात समझ में, हमेशा क्रिटिकल कंसंट्रेशन या रिक्वायर्ड अमाउंट में ही देना चाहिए। तो पहला पॉइंट है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। किसी की बात कर रहे हैं, माइक्रो। जब आप पिछले लेक्चर्स में जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि हमने बताया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट में बहुत ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल क्या क्या थे, कौन कौन थे, कुछ एलिमेंट्स अगर रिवाइज करा सके बताइए बताइए, कुछ तो याद होगा, कुछ तो याद करिए। पी के का कौन सा मग, ये सारे एलिमेंट्स थे मैक्रो एलिमेंट्स जिनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है प्लांट्स में, 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा होता था। लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो कुछ ऐसे भी थे जिनका रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है प्लांट्स में, वो लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, कम अमाउंट में, 10 मिलीमोल पर केजी से कम में। ऑफ द ड्राई वेट अगर याद होगा, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट अगर याद होगा, ये कंडीशन इससे कम ही अमाउंट में रिक्वायर्ड होते थे, उनको बोलते थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा बेटा, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं लेस अमाउंट में। ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, ये पहले ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी देखेंगे। सो पहला पॉइंट लिखिएगा, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इज ऑलवेज इन लो अमाउंट। मुझे पहले ही मालूम है कि ये लो अमाउंट में चाहिए होता है, कितना बेटा, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। हमने ये पहले पढ़ लिया है। ओके, तो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट ही क्या होती है बच्चा, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। अब जो रिक्वायर्ड अमाउंट है जिसको हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं, अगर उससे ज्यादा दे दोगे तो भी खतरा है, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर कम दे दोगे तो क्या होगा बेटा जी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है और उसको पूरा डरा धमका के रखोगे तो थोड़ा सा वो सहमा सहमा हो जाएगा, डर जाएगा, उसके अंदर में बोलने की हिम्मत चली जाएगी।
अगर आपने अपने बच्चे को इतनी छूट दे दी, ओल्ड बेटा, तो वो पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेगा। तो ना ही ज्यादा छूट अच्छा है और ना ही ज्यादा डांट अच्छी है, मॉडरेट रहना सीखिए। तो उसी तरह से अगर जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उतने पे अगर उसको मिल रहा है, जैसे 5 मिलीग्राम मैंने बोला था नाइट्रोजन रिक्वायर्ड अमाउंट में था, तो भैया अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर ज्यादा हो गया, मान लो 10 ग्राम मिलने लगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, वो खतरनाक है। कम मिलने लगा, 3 ग्राम मिल रहा है तो भी क्या बेटा खराब है। तो दोनों चीजें क्या कह रहा है, दियर मॉडरेट यानी थोड़ी सी भी, मॉडरेट क्या हो गया डिक्रीज, थोड़ा सा भी क्या हो गया बेटा कमी हो गई, क्या हो गई, तो देयर मॉडरेट डिक्रीज कजेज, तो इसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, दैट पार्टिकुलर एलिमेंट की क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी, कजेज डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड मॉडरेट इंक्रीज। अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया, थोड़ा सा भी बढ़ गया रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो क्या करेगा, मे कज टॉक्सिसिटी, वो टॉक्सिसिटी कर सकता है। कौन कौन से एलिमेंट्स थे जो माइक्रो एलिमेंट्स में आते हैं, अगर याद होगा, मोनी कॉल वुअन फेकू मंजन, याद है, मॉलिबिडेनम, निकेल, क्लोरीन, भुवन से बी से, बोरॉन, एफी से, आयरन, सीयू से, कॉपर, एमएन से, मैंगनीज, ओके, और जेडन से जिंक। ये सारे जो हमारे क्या थे बेटा रिक्वायर्ड होते हैं लेस अमाउंट में, 10 मिलीमोल ग्राम ऑफ ड्राई वेट, उनको बोला जाता था क्या बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर मान लीजिए जो कंडीशन मैंने दिखाई थी, जैसे कोई प्लांट है, अगर मान लीजिए इसका जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है किसी भी अमाउंट, अगर मान लीजिए तो इसका जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए अमाउंट में, तो जैसे मान लीजिए इसको 10 मिलीग्राम मैंगनीज चाहिए, ओके, रिक्वायर्ड अमाउंट में, अगर इतना मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। लेकिन अगर इस प्लांट को मिलने लगा 20 मिलीग्राम Mn+2, तो ये बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो इसको बोलते हैं बेटा टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिक सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे। और अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है, मान लीजिए 5 मिलीग्राम ही Mn+2 मिल रहा है, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस प्लांट के अंदर में पार्टिकुलर मैंगनीज की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, यही बताना चाहता है हमारा पहला लाइन। अति भी क्या बेटा खराब है, दैट इज टॉक्सिसिटी। अगर कम हो गई तो डेफिशिएंसी, तो मुझे चाहिए कितने में, एक पार्टिकुलर अमाउंट में जो रेंज है उसी में चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे ही चाहिए। अगर क्रिटिकल से ज्यादा कर दोगे टॉक्सिक, क्रिटिकल से कम कर दोगे दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम। नोट डाउन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू स्टडी, दैट याद रखिएगा हम लोग माइक्रो की बात कर रहे हैं, मैक्रो की बात नहीं कर रहे हैं। सो टॉक्सिसिटी किसकी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो दे रखा है कि बेटा कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्लांट इज डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है कि भैया हर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग है, हर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग है। दिस मीन्स कोई प्लांट्स अगर नाइट्रोजन 5 मिलीग्राम ले रहा है तो हो सकता है दूसरा 10 मिलीग्राम ले रहा हो। तो एक ऑप्टिमम रेंज होती है जहां पे उसको अगर आप क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे या ऑप्टिमम रेंज में उनको दे रहे हैं तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ होनी पॉसिबल है। तो देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो क्या बोला है,
इन अदर वर्ड्स कह रहा है, इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स देयर इज अ नैरो रेंज। कह रहे कि एक सबकी अपनी रेंज होती है, नैरो रेंज होती है ऑफ कंसंट्रेशन एट विच एलिमेंट आर ऑप्टिमम। कह रहा है देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम। कह क्या रहा है, इस बात को समझिएगा। देखिए हर प्लांट्स का अपना एक बेसिक क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन होता है। जैसे मैं दो प्लांट से समझाने की कोशिश करता हूं, यानी अगर कोई प्लांट है, हो सकता है उसके अंदर में कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स इतना अमाउंट में चाहिए, कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स किसी दूसरे में ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो देखते हैं बेसिकली दो एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक ट्री मैं बना रहा हूं, मान लीजिए ये नीम ट्री है, सपोज कर लीजिए इट इज अ नीम ट्री। ओके, एक दूसरा प्लांट बना ले रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज द, कोई भी बना लीजिए, पीपल ट्री। अब सुनिएगा ये लाइन कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए जो नीम ट्री है, ये इस नीम ट्री को रिक्वायर्ड है 5 मिलीग्राम फेरस, यानी द अमाउंट ऑफ आयरन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द नीम ट्री इज 5 मिलीग्राम। कितना चाहिए, 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई वेट चाहिए। तो ये हो गया इसका क्या बेटा जी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। यानी जो नीम ट्री को आयरन चाहिए वो 5 मिलीग्राम, अगर मान लीजिए मैं एक रेंज बना देता हूं, सो 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम क्या चाहिए, फेरस पे इसका काम। यानी अगर मैं बोलूं 5 से 10 मिलीग्राम के बीच में फेरस अगर मिलता है, कुछ भी 6 ग्राम दे दीजिए, 6 मिलीग्राम दे दीजिए, 7 मिलीग्राम दे दीजिए, 8 मिलीग्राम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, इस रेंज में अगर फेरस इसको मिल रहा है तो इसकी ऑप्टिमम क्या होगी बेटा, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में मिलेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है। क्या बेटा जी, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है। तो जब कोई भी प्लांट्स को उसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन मिलेगी तो भैया उस प्लांट की क्या होगी, ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। अब जो दूसरा ट्री है, जैसे मान लीजिए इसको जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए या अमाउंट ऑफ फेरस की बात कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ फेरस इसको चाहिए वो भी एक रेंज में है। जैसे मान लीजिए इसको 15 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम में क्या चाहिए, फेरस चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो जो इसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो यहां पे दिख रहा है ये यही है। देखिए एलिमेंट तो एक ही है फेरस, यहां भी क्या बेटा फेरस, इसका जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा, 5 से 10 मिलीग्राम की रेंज में है। ये रेंज है ना, ये इट इज अ रेंज। ओके, 5 से 10 यानी एक बेसिकली डिवाइड कर दिया गया कि हाँ इतने से इतने चाहिए, दैट इज इतना से इतना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। जैसे 2 से 5 ये भी रेंज होगा, 5 से 10 ये भी क्या होगा, रेंज होगा। तो अगर मान लीजिए जो फेरस जो यहाँ पे चाहिए वो है 15 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम, वो उसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। दिख रहा है अमाउंट ऑफ फेरस, ठीक। अब जब इस प्लांट को कुछ भी मिले, 16 मिलीग्राम मिल जाए, 17 मिलीग्राम मिल जाए, तो ये आसानी से इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। ध्यान रखिएगा। तो जब आपने दो प्लांट्स को कंपेयर किया तो भैया जी, तो जब इसको ऑप्टिमम कंसंट्रेशन मिलेगा तो इसकी भी क्या होगी, ऑप्टिमम ग्रोथ पॉसिबल है। तो दोनों में आप एक चीज बस कंपेयर करिए, यहां पे
जो अमाउंट ऑफ फेरस रिक्वायर्ड है कितना है 5 से 10 मिलीग्राम की रेंज में, लेकिन यहां पे जो रेंज है वो क्या है बेटा अलग है। इसका मतलब यही है कि भैया अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में क्रिटिकल कंसंट्रेशन सेम एलिमेंट्स का भी क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। यही कह रहा है इन अदर वर्ड्स देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम। यानी कुछ कहने के बाद या क्या कह रहा है कि भैया सारे प्लांट्स में जो रिक्वायरमेंट होगी एलिमेंट्स की वो क्या हो सकती है अलग अलग हो सकती है। देखिए फेरस की बात करें, फेरस एलिमेंट यहां भी लिया जा रहा है, फेरस एलिमेंट वहां भी लिया जा रहा है, लेकिन जब दो डिफरेंट प्लांट्स हैं दोनों का क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन क्या है बेटा रेंज क्या है अलग अलग हो सकती है। देखिए इसकी 5 से 10 ग्राम फेरस लेगा, ये कितना लेगा बेटा 15 से 20 मिलीग्राम, तो दोनों का क्रिटिकल कंसंट्रेशन या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर उसको ऑप्टिमम कंसंट्रेशन आप उसको दे रहे हैं तो उस प्लांट्स की जैसे इस रेंज में अगर इस प्लांट को फेरस मिलेगा इसकी ग्रोथ क्या होगी अच्छी होगी। इस रेंज में यानी पीपल ट्री को इस रेंज में अगर आप दे रहे हो तो पीपल ट्री की ग्रोथ क्या होगी अच्छी होगी। सो ये बता रहा है कि भैया डिफरेंट एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट या सेम अगर मान लो सेम भी बात कर रहे हैं सेम एलिमेंट्स का हो सकता है कंसंट्रेशन या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन इसमें किसी में अलग हो सकता है किसी में अलग हो सकता है। ठीक है नोट डाउन करेंगे इस बात को, लेकिन याद रखिएगा सब में जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होता है उसकी एक रेंज डिफाइन होती है कि इस रेंज में चाहिए, अगर इस रेंज में मिलेगा तो उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ पॉसिबल है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं हो सकती है। इस रेंज में मिली ऑप्टिमम ग्रोथ होगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहां से भी टॉक्सिसिटी समझाया जा सकता है। देखिए इसकी रिक्वायरमेंट है 5 से 10 मिलीग्राम, इसको भी दिखा देते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है 15 से 20 मिलीग्राम ये रिक्वायरमेंट है, यानी मैं लिख देता हूं सीसी क्रिटिकल कंसंट्रेशन या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कुछ भी, दोनों क्रिटिकल और ऑप्टिमम बात सेम ही है। सो यहां पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब टॉक्सिसिटी का मतलब कि भैया ये जो नीम ट्री है, नीम ट्री और ये कौन सा ट्री है पीपल ट्री, अगर यहां पे भी ये जो कोई भी फेरस का अमाउंट जो है इसको मिल रहा है 20 मिलीग्राम मिल रहा है, तो इसके अंदर में फेरस की क्या हो जाएगी बेटा फेरस बहुत ज्यादा हो गया तो फेरस की क्या हो जाएगी टॉक्सिसिटी। या फिर इस रेंज से कम मिल रहा है, मान लो 3 मिलीग्राम ही मिल पा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा फेरस की कमी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द डेफिशिएंसी हो जाएगी। यहां भी समझा सकते हैं अगर मान लीजिए इस पार्टिकुलर प्लांट को 25 मिलीग्राम डेली मिल रहा है फेरस, ओके, तो इसकी भी क्या हो जाएगी इसके अंदर में भी क्या हो जाएगी बेटा फेरस की क्या हो जाएगी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ओके। और अगर इससे कम मिल रहा है यानी मान लीजिए 10 मिलीग्राम फेरस ही मिल पा रहा है आपके प्लांट को, तो यहाँ पे फेरस की क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो सबका अपना एक रेंज है, उसी पार्टिकुलर रेंज पे ऑप्टिमम ग्रोथ हो सकती है और दैट रेंज इज नोन एज द ऑप्टिमम रेंज। आई बात समझ में? ओके, तो एक वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि बेटा टॉक्सिसिटी किसे कहते हैं या किसी भी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी कब पता चलती है। तो सुनिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट टिश्यू के अंदर में इतना बढ़ता जा रहा है और जब उस टिश्यू का ड्राई वेट लोगे तो जो पहले का ड्राई वेट है उसमें 10% की क्या हो जाए कमी हो जाए, ड्राई वेट जो होगा रिड्यूस हो जाए 10% से, तो भैया उसको कहते हैं बेटा जी कि वहां पे उस पार्टिकुलर एलिमेंट की क्या हो गई है टॉक्सिसिटी हो गई है। जैसे पहले लिखेंगे उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। एनी मिनरल, कोई भी मिनरल, एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू, तो कोई भी मिनरल आयन की कंसंट्रेशन को कह रहा है इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस टिश्यू ड्राई वेट।
जो टिश्यू का ड्राई वेट जो होगा दैट रिड्यूसेस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, जो रिड्यूस कर रहा है ड्राई वेट टिश्यू का बाई अबाउट 10%। तो जो ड्राई वेट जो होगा वो 10% घटा दे रहा है टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड एज द टॉक्सिक सब्सटेंस, इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक एलिमेंट। उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी टॉक्सिक एलिमेंट। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली among different micronutrients। तो पहले हम लोग इस बात को समझेंगे, यहां से यहां तक देखिए ये वाला पॉइंट पहला, तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं और यहां पे जो ये लिखा है सच, ये दूसरा बना सकते हैं, सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहले हम एक एक करके समझेंगे। पहला जो दे रखा है, एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक एलिमेंट। देखिए सुनिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, यहां पे कोई भी एक टिश्यू ले लीजिए, कोई भी मेसोफिल सेल्स ले लीजिए, कोई भी टिश्यू ले लीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टिश्यू है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका वेट जो था, ड्राई वेट जो था, इसका ड्राई वेट हमने लिया था इस लीव से निकाल के, तो मान लीजिए 10 मिलीग्राम था, 10 मिलीग्राम पर केजी था। ओके, मान लीजिए ये एक हाइपोथेटिकल डाटा है। तो यहां पे जो अमाउंट ऑफ Mn, मान लीजिए Mn+2 जो एब्जॉर्ब हो रहा था, वो था बेटा जी कितना, मान लीजिए 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो रहा था आपका क्या Mn। तो यहां पे ड्राई वेट था 10 मिलीग्राम पर केजी। ध्यान रखिएगा 10 मिलीग्राम पर केजी। जब 2 मिलीग्राम आपका मैंगनीज एब्जॉर्ब हो रहा था, मैंगनीज इज एन एलिमेंट, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वेट था कितना बेटा जी, 10 मिलीग्राम पर केजी। ये एक हाइपोथेटिकल डाटा है। अब समझिएगा क्या हुआ, धीरे धीरे कंसंट्रेशन इसका बढ़ा, यानी अब मैंगनीज जो है वो हो गया बेटा जी मान लो 5 मिलीग्राम। क्या हो गया, या समझिएगा पहले वाला कंडीशन, इसको हम बाद में कर लेंगे, सुनिएगा पहले वाली कंडीशन को समझिए। जो Mn रिक्वायर्ड होगा इसको, वो है 2 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन यानी कि Mn की जो रिक्वायरमेंट थी 2 मिलीग्राम, वो इस प्लांट को आसानी से मिल रही थी, तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो वेट था कितना था बेटा, 10 मिलीग्राम पर केजी था, मान लीजिए अब ड्राई वेट। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसके अंदर में कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। अब Mn का जो कंसंट्रेशन जो इसको मिल रहा है वो मिल रहा है 5 मिलीग्राम। क्या मिल रहा है, 5 मिलीग्राम। तो बेटा जी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या हुआ बेटा, 5 मिलीग्राम ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ज्यादा है। तो जैसे ही ये कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मैंगनीज इंक्रीजेस, तो जैसे ही मैंगनीज का कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम हुआ, यानी बेसिकली क्या हुआ बेटा जी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा हुआ, जो
मेरिस्टमेटिक टिश्यू थी उसका वेट घट गया और वो हो गया बेटा 9 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तो वो 9 मिलीग्राम हो गया, यानी 1 मिलीग्राम घट गया। तो अगर परसेंटेज निकालोगे, क्या किया बेटा, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया, बेसिकली अगर निकालोगे 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए तो कितना हो गया बेटा 1/10, सॉरी अगर देखेंगे बेसिकली तो 10 हिस्से कर लीजिए तो 10 इंटू 10 ये होता है बेटा 100। ओके, 10 इंटू 10 करोगे तो क्या होगा 100 होगा। तो उसी तरह से हमारा जो कंसंट्रेशन हमने ले रखा है 10 मिलीग्राम ले रखा है। कितना ले रखा है 10। तो आपको क्या करना होगा, जितना आया है, जितना पहले था तो क्या कर दिया, आया है 9 हुआ है 10 इंटू 100 कर दिया। तो बेसिकली अगर करेंगे 10 10 यानी कि 90 आएगा। ये अगर आप देखोगे बेसिकली तो 90 आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाओगे जहां पे आप क्या करोगे परसेंटेज में निकाल पाओगे, तो आपको करना क्या होगा, जैसे आपका जो 10 मिलीग्राम था, 10 मिलीग्राम पहले था, अब जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 9 मिलीग्राम मिल रहा है। तो हुआ क्या, 1 मिलीग्राम की कमी हो गई। अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो ये आएगा बेटा जी 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ड्राई वेट घटा कि बढ़ा, तो घटा है। ये घटा क्यों है, क्योंकि मैंगनीज क्या हुआ बेटा टॉक्सिक हो रखा है। तो यही कह रहा है कि किसी भी मिनरल आयन का कंसंट्रेशन इन टिश्यू रिड्यूसेस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू 10% से घटा दे रहा है, तो वो एलिमेंट क्या हो गया बेटा टॉक्सिक। पहले कितना रिक्वायर्ड में था 2 मिलीग्राम, मिल्क कितना रहा है 5 मिलीग्राम। तो जो 2 मिलीग्राम था तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू कितना था 10 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई वेट। अब जब बढ़ गया कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम हो गया तो वो 9 मिलीग्राम हो गया, उसका वेट क्या हो गया, ये बढ़ा, इसकी वेट क्या हो गई डिक्रीज हो गई बाई 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सही है। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाई अबाउट 10%, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक एलिमेंट। नोट डाउन करेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मिनरल आयन का कंसंट्रेशन अगर क्या करे बेटा बढ़ेगा तो ड्राई वेट जो होगा 10% से घट जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक एलिमेंट। नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सो याद रखिएगा, अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो ड्राई वेट किसी भी टिश्यू का कितना घट जाएगा, 10% से घट जाएगा। अब कह रहा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, जो दूसरा पॉइंट था, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी widely among different micronutrients। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी widely among डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब सिंपल सा है कि बेटा जी सबका अपना क्रिटिकल कंसंट्रेशन, किसी प्लांट्स को 5 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, किसी को क्या चाहिए 10 ग्राम चाहिए, सबका अपना क्या होगा बेटा रिक्वायरमेंट्स होता है। तो ये कह रहा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हो सकता है कि कोई न्यूट्रिएंट्स 10 ग्राम चाहिए, हो सकता है कोई न्यूट्रिएंट्स 20 ग्राम चाहिए, तो सबका क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, जैसे टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो डिफिकल्ट होते हैं ये आसानी से आपको नहीं आइडेंटिफाई होंगे। सो टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एवरी एलिमेंट्स में भी डिफरेंट। समझिएगा इस बात को कि जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहा है, ये आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। कह रहा है टॉक्सिसिटी सिम्टम आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। वो आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बेटा जी कि किस तरह से टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आ गए हैं। होगा क्या, टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एवरी एलिमेंट आल्सो वेरी एट डिफरेंट प्लांट्स। क्यों, क्योंकि देखिएगा टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट्स also vary for different plants। देखिए पहला तो ये कह रहा है कि भैया टॉक्सिसिटी की वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो आसानी से आपको नहीं दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, कुछ देर बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम मैंगनीज की टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि एक का अमाउंट अगर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो बाकी सारे कुछ ऐसे भी अमाउंट होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम आता है वही उस पार्टिकुलर के टॉक्सिसिटी से भी आता है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुकिएगा। ये कह रहा है टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट्स ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अगर इस बात को समझिएगा कि टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वेरी करता है, यानी डिफरेंट प्लांट में टॉक्सिसिटी लेवल अलग अलग हो सकता है। देखिए जैसे पहले बताया था, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नीम प्लांट है, ठीक है, इसका क्रिटिकल कंसेंट्रेशन जो रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए था, मान लीजिए इसको 10 मिलीग्राम नाइट्रोजन चाहिए, इसको मिल कितना रहा है 12 मिलीग्राम। ये अगर एब्जॉर्ब कर रहा है नाइट्रोजन तो ये एलिमेंट क्या हो गया, टॉक्सिक। अगर दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मान लीजिए दूसरे ट्री की बात करें, दैट इज द पीपल ट्री। पीपल ट्री, इसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन है मान लीजिए 20 मिलीग्राम नाइट्रोजन, 20 मिलीग्राम नाइट्रोजन, और इसको मिल रहा है बेटा जी 25 मिलीग्राम नाइट्रोजन। तो ये इसके लिए क्या हो गया बेटा, टॉक्सिसिटी। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो, यहां पे नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी कितने पे हो जा रही है, 12 मिलीग्राम पे, यहां पे
नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी कब हो रही है 25 मिलीग्राम पे। यानी सारे प्लांट्स का अपना अलग अलग क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट में कितना चाहिए, और उनकी टॉक्सिसिटी भी क्या होगी बेटा, अलग अलग कंसंट्रेशन पे होती है। तो वही कह रहा है टॉक्सिसिटी लेवल वेरी टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट्स ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स, यानी अलग अलग प्लांट्स के लिए टॉक्सिसिटी लेवल भी अलग अलग होगा। जैसे नीम प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी लेवल कितना है 12 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और पीपल ट्री के लिए कितना है बेटा 25 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो सब प्लांट्स का अपना अलग अलग क्या होगा बेटा, टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन लेवल भी अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग होगा तो टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन भी सबका अलग अलग हो सकता है। अब जो मेन पॉइंट है जो आपको हमको पढ़ना है, दैट इज मेनी टाइम्स जो एक्सेस एलिमेंट होता है या एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट इनहिबिट करता है अपटेक ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसको भी आप समझेंगे, इस पॉइंट को पहले आप इसको नोट डाउन करके लिखिएगा, नोट बना के, क्योंकि ये पॉइंट जब आप एकदम लास्ट में समझ लोगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, इसको रखूंगा वैसे ही। तो लिखिएगा मेनी और टाइम्स excess of an element, excess मतलब बहुत ज्यादा, excess of an element may inhibit, वो inhibit कर देता है the uptake, inhibit मतलब कम कर देगा, uptake of अनदर एलिमेंट। ओके, तो इस पॉइंट को समझने के लिए एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है, दैट इज द मैंगनीज टॉक्सिसिटी। क्या दे रखा है बेटा, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी दे रखी है, उसको हमको पढ़ना होगा इस पॉइंट को समझने के लिए। क्या कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट, हो सकता है कोई अमाउंट किसी एलिमेंट का काफी एक्सेस है जिसकी वजह से बाकी सारे क्या हो गए बेटा, उनका अपटेक रुक जाएगा, तो उनकी क्या हो जाएगी, कमी ही तो होगी। एक ज्यादा हो गया, बाकी उसके अंदर में जा नहीं पा रहे हैं, तो उन सब की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वही ये बात को समझाना चाहता है। जैसे सुनिएगा, एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। मैंगनीज जो टॉक्सिसिटी होती है, तो सुनिएगा, जब मैंगनीज का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो लीव्स के अंदर में जो वेन्स होती हैं, जिनके अंदर में क्लोरीन मौजूद होता है, यानी कि ग्रीन कलर की जो वेन्स होती है, वो वेन्स के अंदर में ब्राउन के स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू दिस मैंगनीज टॉक्सिसिटी। किसकी वजह से, मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से। तो लिखिएगा मैंगनीज टॉक्सिसिटी। मैंगनीज को हम लोग अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो मैंगनीज एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ Mn+2 के फॉर्म में। मैंगनीज टॉक्सिसिटी फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट अपीयर हो जाता है सराउंडिंग द क्लोरोटिक वेन। यानी अगर देखिए कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है, यानी वहां पे मैंगनीज की टॉक्सिसिटी नहीं है, तो मैंगनीज जो है नॉर्मल अमाउंट में मिल रहा है, यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन उसकी मिल रही है, जितना अमाउंट में चाहिए उतना ही मिल रहा है, या आप लिख लीजिए सीसी, यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन में प्लांट को मिल रहा है मैंगनीज। तो क्या होगा, यहां पे ये जो इसकी वेन्स होंगी, ये जो वेन्स होंगी वो हरी होंगी, यानी कि ग्रीन होगा, क्योंकि उसके अंदर में क्लोरोफिल अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए क्या हो गई, मैंगनीज का लेवल बहुत ही ज्यादा हो गया, यानी टॉक्सिसिटी हो गई इसकी, तो इसके वजह से क्या होता है, जो ये वेन्स आपको दिख रही हैं, वो वेन्स के अंदर में क्या हो जाएगा बेटा, ये जो वेन्स होंगी
ये ब्राउन ब्राउन कलर की आ जाएंगी, या ब्राउन स्पॉट इसके आसपास में डेवलप हो जाएंगे, या इंटरविनल जो बीच में जो जगह है यहाँ पे भी ब्राउन स्पॉट डेवलप होने लगेंगे। तो ये बेसिकली क्यों हुआ है? तो ये हुआ है ड्यू टू द मैंगनीज टॉक्सिसिटी। ये कह रहा है कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ द ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग द क्लोरोटिक वेन। यानी अगर Mn क्रिटिकल कंसेंट्रेशन में मिल रहा था, यानी जो रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए था उतना मिल रहा है। जैसे मान लीजिए रिक्वायर्ड अमाउंट में मान लेता हूं मैंगनीज का 5 मिलीग्राम, इतना चाहिए था, इतना मिल रहा था। ओके, तो यहाँ पे जो वेन्स थी वो ग्रीन ग्रीन ही थी, कोई उसमें कलर चेंज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंगनीज मिलने लगा 10 मिलीग्राम, ठीक है, तो भैया मैंगनीज ज्यादा हो गया, टॉक्सिक हो गया। तो ये टॉक्सिक हुआ, इसकी वजह से आपके जो लीफ वाला हिस्सा दिख रहा है, वो वेन्स वाला जो हिस्सा होगा, इसको हम लोग वेन्स कहते हैं। ये मिड रिब होती है, बीच वाली जो होती है इसको हम लोग मिड रिब कहते हैं, और ये जो रीजन दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं बेटा वेन्स। क्या बोलते हैं इसको? वेन्स। तो वेन्स के आसपास में क्या हो जाएगा बेटा? ब्राउन स्पॉट डेवलप हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ है? तो याद रखिएगा मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है अबाउट द इम्पैक्ट। अभी भी ये बना हुआ है सवाल मेनी ए टाइम, एक्सेस ऑफ एलिमेंट मे इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, अभी भी है। सो ये पॉइंट को समझने के लिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया है, ठीक है। सो हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी। तो हम देखेंगे पूरी तरह से, यहां पे हम पढ़ेंगे मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर। तो पहला है बेटा जी सुनिएगा, मैंगनीज जो होता है, अगर जितना अमाउंट में मैंगनीज चाहिए था उसको मिलना, उतना अमाउंट में उसको मिल गया, किसी भी प्लांट को मिल गया। अब क्या हुआ? अब ये जो मैंगनीज होता है ये कंपीट करता है किसके साथ में भैया? फेरस के साथ में और मैग्नीशियम के साथ में। यानी वो कंपीट करेगा और कंपीट करके जीतता भी है, किससे बेटा? फेरस और मैग्नीशियम के साथ में। सुनिएगा, जैसे ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, ओके, इस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट थी मैंगनीज की, अगर ये मान लीजिए Mn+2 इसको चाहिए था 5 मिलीग्राम, ठीक है, तो ये इसको मिल गया, पूरा प्रॉपर अमाउंट में मिल गया। अब यहाँ पे मैंगनीज है, जब ये मैंगनीज, यहीं पे फेरस और यहीं पे मैग्नीशियम, ये तीनों प्रेजेंट है, तो इतना तो जितना मिलना चाहिए था उसको पहले ही मिल गया। अब क्या होता है? जितना मिलना चाहिए था यानी कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन उसको मिल गया है, तो इसका जिक्र नहीं करेंगे। अब जितना उसको मिलना चाहिए था मैंगनीज मिल गया है, लेकिन यहां पे जब मैंगनीज प्रेजेंट है आपके सॉइल के अंदर में, वहीं पे आपका फेरस भी है, वहीं पे आपका मैग्नीशियम है, तो ये मैंगनीज कंपीट करता है, किसके साथ कंपीट करेगा? मैंगनीज कंपीट करेगा फेरस के साथ में। जैसे ही फेरस आएगा उससे पहले ही कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा? मैंगनीज। अगर वहां मैग्नीशियम है तो भैया फिर कंपीट करेगा मैग्नीशियम से, और कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा? Mn+2। तो भैया आप देख क्या रहे हो कि Mn जब ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये तो एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस प्लांट में क्या नहीं जा पा रहा है, क्या नहीं पहुंच पा रहा है? तो कहेंगे सर इसमें तो फेरस नहीं जा पा रहा है, सर इसमें तो मैग्नीशियम नहीं जा पा रहा है, तो इन दोनों की क्या हो गई बेटा? कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यही पॉइंट कह रहा था, मेनी अ टाइम एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट। क्या है? किसका एक्सेस है? यहाँ पे मैंगनीज किस अमाउंट में है? एक्सेस अमाउंट में है। तो ये ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है, मैंगनीज ने कंपटीशन किया फेरस के साथ में, एब्जॉर्ब हो गया, फिर उसने मैग्नीशियम के साथ में किया, एब्जॉर्ब हो गया। तो भैया कौन एब्जॉर्ब नहीं हुआ? कि कौन नहीं? एक फेरस नहीं एब्जॉर्ब हुआ, मैग्नीशियम नहीं एब्जॉर्ब हुआ,
तो मेनी अ टाइम्स एक्सेस ऑफ एलिमेंट कौन है, मैंगनीज बहुत ज्यादा है, में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, तो ये इनहिबिट कर रहा है, इन सब का क्या हो रहा है बेटा, इनहिबिट हो जा रहे हैं, ये दोनों का अपटेक नहीं हो पा रहा है प्लांट्स में, किसकी वजह से, मैंगनीज +2 की वजह से। ठीक है, तो भैया जी ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर में जब मैंगनीज बहुत ज्यादा जा रहा है तो वहां पे किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, 2 एलिमेंट्स नहीं जा पा रहे हैं, फेरस की कमी होगी और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। इसी को बोला जाता है कि बेटा अगर कोई एक अमाउंट एक्सेस में है तो वो किसी अनदर एलिमेंट को या अनदर एलिमेंट के अपटेक को क्या कर देता है, रोक देता है। जैसे यहाँ पे मैंगनीज ने किसके अपटेक को रोक दिया, फेरस और मैग्नीशियम के अपटेक को रोक दिया, तो इन सब की क्या हो जाएगी, पार्टिकुलर प्लांट में ये ज्यादा होता जाएगा, मैंगनीज और कमी किसकी हो जाएगी, फेरस और मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। सो नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। पहला है Mn+2 यानी कि मैंगनीज competes with ferrous and magnesium for uptake। तो ये फेरस और मैग्नीशियम के साथ में क्या करेगा बेटा, कंपटीशन हो करेगा और जीतेगा, और ज्यादा मैंगनीज क्या होगा बेटा, ज्यादा मैंगनीज एब्जॉर्ब होगा प्लांट में, और किसका अपटेक रुक जाएगा, फेरस का अपटेक रुक जाएगा, मैग्नीशियम का अपटेक रुक जाएगा, तो इनकी क्या हो जाएगी बेटा, उस पार्टिकुलर प्लांट में डेफिशिएंसी। दैट पार्टिकुलर प्लांट विल बी डेफिशिएंट फॉर फेरस एंड मैग्नीशियम एंड टॉक्सिक फॉर द, किसके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, मैंगनीज। नोट डाउन करेंगे। ओके, सेकेंड वाला अब समझने की कोशिश करेंगे। जो सेकेंड पॉइंट दे रखा है, मैंगनीज competes with magnesium for binding with enzyme। देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए ये है, ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मैंगनीज का, ये स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम का, दोनों +2 आयन के फॉर्म में है। सुनिएगा, और यहाँ पे कुछ इंजाइम्स होती हैं। देखिए कुछ इंजाइम्स जो एक्टिवेट होती हैं बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम, जैसे कि हेक्सोकाइनेज, कुछ रेस्पिरेटरी इंजाइम होती है, हेक्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज। अगर बात करेंगे तो मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है बहुत सारी इंजाइम को, जैसे कि रेस्पिरेटरी इंजाइम्स, कुछ रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होती है, उनको एक्टिवेट करने का काम होता है मैग्नीशियम का। फॉर एग्जांपल कुछ रेस्पिरेटरी इंजाइम्स का एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज, ओके, देन देयर विल बी द पाइरुवेट काइनेज। तो इन दोनों इंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम उसके साथ बाइंड करेगा तभी तो एक्टिवेट करेगा। और बहुत सारी फोटोसिंथेटिक इंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। फोटोसिंथेटिक इंजाइम जैसे कि रूबिस्को हो गया, फॉर एग्जांपल रूबिस्को, फॉर एग्जांपल पेप्केज। सो इनको भी एक्टिवेट करने का काम करता है बेटा जी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का रोल है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, यानी कि रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। मैग्नीशियम का अनदर रोल है फोटोसिंथेटिक एंजाइम को एक्टिवेट करना, यानी फोटोसिंथेसिस में भी मदद कर रहा है। लेकिन जब मैंगनीज और मैग्नीशियम साथ में होगा तो बेटा जी ये दोनों कंपीट करेंगे। यानी अगर यहाँ पे मान लो एंजाइम रख दिया, कौन सा, एक ही एंजाइम से समझेंगे, जैसे हेक्सोकाइनेज है, तो मैंगनीज चाहेगा इससे बाइंड होना लेकिन हो नहीं पाएगा। कौन जाके बाइंड हो जाएगा, ये पूरी तरह से ये इसको
जब तक पहुंचेगा बाइंड होने के लिए उसके साथ में कौन जाके बाइंड हो जाएगा, Mn जाके बाइंड हो जाएगा। तो Mn जाके बाइंड हो जाएगा तो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस आसानी से नहीं हो पाएगी, रेस्पिरेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो बेटा जी ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही कह रहा है, मैंगनीज कंपीट करता है विद द मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम। जैसे एक्चुअली में जब मैग्नीशियम बाइंड होता है हेक्सोकाइनेज से तो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि Mn कंपीट कर रहा है, इसके साथ में कंपटीशन कर रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा, कंपटीशन। इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है और कंपटीशन में जीत कौन रहा है, मैंगनीज। तो इसके जाने से पहले ही हेक्सोकाइनेज से बाइंड हो जाता है, तो ये रेस्पिरेशन फोटोसिंथेटिक भी प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। तो दूसरा नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंगनीज कंपीट्स विद द मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम्स। नाउ द थर्ड वन, that is the last one, that manganese also inhibit calcium translocation in शूट एपेक्स। जैसे ये पार्ट ऑफ प्लांट जो धरती के नीचे होता है, जैसे मान लीजिए ये है अर्थ के नीचे इसको बोला रूट, और रूट के बाद हो गया ये सूट। तो सूट का एकदम जो टिप है, ये जो मान लीजिए ये सूट टिप है, ठीक है, ओके। तो यहां पे कैल्शियम मौजूद है, लेकिन जब कभी भी मैंगनीज आपका मौजूद होगा आपके सॉइल के अंदर में, तो भैया वो क्या करेगा, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैल्शियम के अपटेक होने ही नहीं देगा। तो यहां से कैल्शियम ऊपर यहाँ पे जाएगा, तो सूट सिस्टम में जाना तो चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हुआ कैल्शियम और यहाँ हुआ मैंगनीज, ये दोनों में भी कंपटीशन होगा, तो ये कैल्शियम को इनहिबिट कर देगा और खुद एब्जॉर्ब होके चला जाएगा कहां पे, सूट एपेक्स के पास में। तो वही कह रहा है, मैंगनीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सूट एपेक्स। सो ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन है, तो वो बेसिकली स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है कैल्शियम, जो आपके स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो ये जाएगा अलग अलग जगह पे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे मैंगनीज है, तो ये मैंगनीज इसको आगे नहीं जाने देगा, यानी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी फॉर्मेशन नहीं करने देगा। तो याद रखिएगा, मैंगनीज इनहिबिट कर रहा है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सूट एपेक्स के केस में। अब सुनिएगा, बेसिकली अगर मैं देखूं तो एक ट्रिक से याद कर सकता हूं, जिसकी वजह से जितने भी क्या हो रहा है बेटा जी, किस किस को अफेक्ट कर रहा है मैंगनीज। तो ट्रिक है लर्न करने के लिए, कैफे मग mg। सुनिएगा, जब कभी भी किसी भी प्लांट में मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो गई, क्या हो गई, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो गई, तो किसका अपटेक रुक जाएगा या किसकी डेफिशिएंसी होगी बेटा। कैल्शियम को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। फेरस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। मैग्नीशियम को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है सबको। तो इन सब की क्या हो जाएगी, पार्टिकुलर प्लांट में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो याद रखिएगा, Ca कैफे मग का मतलब Ca फॉर कैल्शियम, Fe फॉर फेरस और Mg फॉर मैग्नीशियम। तो जब मैंगनीज किसी भी प्लांट में मैंगनीज का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से इन सब का अपटेक रुक जाएगा, तो इन सब का अमाउंट काफी कम रह जाएगा प्लांट में। तो इन सब की क्या हो जाएगी बेटा जी, वहां पे डेफिशिएंसी। क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो देखिए, मेनी टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट, एक्सेस कौन हुआ है,
मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हुई है, में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट्स, तो अनदर एलिमेंट जिसका अपटेक रुक जा रहा है, कैल्शियम का, फेरस का और मैग्नीशियम का, तो आप इसको याद कर सकते हैं मैंगनीज टॉक्सिसिटी। तो मैंगनीज की जब टॉक्सिसिटी होगी तो किसकी किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है प्लांट में, कौन कौन कम अमाउंट में हो जाएगा या नहीं एब्जॉर्ब होगा प्लांट में, तो उसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, कैफे मग, CAFEMG, कैफे मग, CA फॉर कैल्शियम, FE फॉर आयरन एंड MG फॉर मैग्नीशियम। तो ध्यान रखिएगा मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से कैफे मग, जब कभी भी मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होगी तो आप कैफे में जाइएगा और मग पकड़ लीजिएगा, कैफे मग। तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैल्शियम की, फेरस की और मैग्नीशियम की। सो कंक्लूजन जो होगा क्या निकला हमारे पास इस बात का, निकलिएगा, देखिएगा, सुनिए। अगर मैं बोलूं कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हुई है तो वहां ऑब्वियस सी बात है मैंगनीज ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो जो सिम्टम आएगा ड्यू टू द मैंगनीज टॉक्सिसिटी, मैंगनीज तो ज्यादा है, इस मैंगनीज की वजह से किस किस अमाउंट की डेफिशिएंसी हुई है, तो बोलोगे सर कैफे मग, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम, इस मैंगनीज की वजह से इनकी कमी हुई है। तो जो मैंगनीज टॉक्सिसिटी का सिम्टम होता है वो बेसिकली होता क्या है बेटा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी सिम्टम्स दैट आर अपीयर्ड बाय द मैग्नीशियम, बाय द फेरस, बाय द कैल्शियम। इस बात को जरा नोट डाउन करिएगा। कंक्लूजन क्या है, excess of मैंगनीज, यानी अगर Mn+2 बहुत ही ज्यादा हो गया है, एक्सेस ऑफ मैंगनीज यानी कि Mn+ की क्या हो गई बेटा, टॉक्सिसिटी हो गई है। इनफैक्ट इंक्लूड्स deficiency of iron, calcium and magnesium, तो इनकी क्या हो गई है बेटा जी, स्पेशली कमी। जैसे मैंने बोला ये प्लांट है, अगर इस प्लांट में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है क्या बेटा, Mn+2, तो Mn+2 का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो गया, एब्जॉर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। तो Mn+2 जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो किसी और को कह रहा है भागो यहां से, हटो हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, हटो यहां से, क्यों जाओगे, मैं हूं ना, मैं तुमसे ताकतवर हूं, मैं जा रहा हूं। तो बेचारे जो दबे कुचले हुए लोग हैं, कौन कौन से, तो दबे कुचले हुए लोग में आ जाएंगे आपका फेरस, कौन है बेटा, फेरस, इसकी कमी हो गई, मैग्नीशियम, इसकी कमी हो गई, और कैल्शियम, इन सबको अलाउ ही नहीं करेगा, हट हट भागो यहां से, भागो। तो मैंगनीज ने क्या किया, इन सबको भगा दिया और कह रहा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो गई, और ये सब लोग तो जा ही नहीं रहे ना, ऊपर जा कहां रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहा है। तो इस पार्टिकुलर प्लांट में इन तीनों की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसके अंदर में कोई भी सिम्टम आया, जैसे कि यहां पे आया ब्राउन स्पॉट, जो अभी हमने पढ़ा था, ड्यू टू मैंगनीज की डेफिशिएंसी, सॉरी ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी। तो मैंगनीज का जो टॉक्सिसिटी की वजह से सिम्टम आया है, ब्राउन स्पॉट आया है, वो बेसिकली किसकी वजह से है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फेरस, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बात समझ में आई कि जो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से ब्राउन स्पॉट आया था, वो बेसिकली मैंगनीज के टॉक्सिसिटी का तो है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि हाँ मैंगनीज ज्यादा हुआ है, इसीलिए कौन नहीं एब्जॉर्ब हो रखा है, फेरस, मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम। तो इनकी डेफिशिएंसी से जो सिम्टम आया है, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ फेरस,
मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज इक्वल टू द टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज, यही समझाना था। तो excess of manganese toxicity in fact include deficiency of iron, calcium, magnesium thus what appears as manganese टॉक्सिसिटी, तो जो दस व्हाट अपीयर्स एज सिम्टम्स, एज लिखेंगे, जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं एज सिम्टम्स ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली वो है क्या, तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से जो सिम्टम आया है में एक्चुअली बी डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ लिखेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नोट डाउन करेंगे, ये बेसिक सी बातें थी जो हमको पढ़नी थी, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो मैंगनीज जो दिख रहा है, जो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से, यानी जो मैंगनीज का जब टॉक्सिसिटी होगा, जो उसके अंदर में सिम्टम आएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ब्राउन स्पॉट आ रहा था आपके लीफ के आसपास में मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से। तो जो मैंगनीज टॉक्सिसिटी होती है वो बेसिकली इक्विवेलेंट होती है में एक्चुअली भी डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो जब कभी भी मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हुई है, तो जो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हुई है इसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो एक्चुअली क्या होते हैं बेटा, these are the symptoms of deficiency of किसके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, याद रखिएगा। तो जो सिम्टम्स मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है बेटा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस की वजह से आ रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ कि मैंगनीज बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, उसने ना कैल्शियम को जाने दिया, ना फेरस को जाने दिया, ना मैग्नीशियम को जाने दिया, तो इनकी कमी हो गई। तो जो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स है वो इक्विवेलेंट है टू द डेफिशिएंसी सिम्टम्स दैट इज कॉज्ड बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरस। तो दोस्तों ये एक जनरल लेक्चर था जो पढ़ना जरूरी था। तो आप यहाँ से बस इतना याद कर लीजिएगा कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से कौन से एलिमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो याद रखिएगा कैफे मग, कैल्शियम, फेरस और मैग्नीशियम ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक ज्यादा होगा तो तीन क्या हो गए, कम हो गए। मेनी ए टाइम्स एक्सेस ऑफ एलिमेंट अपटेक may inhibit the uptake of another element। तो एक अगर ज्यादा हो गया तो बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या होगा बेटा, डिक्रीज भी हो सकते हैं, उनका डेफिशिएंसी भी हो सकता है। नोट डाउन करेंगे। तो अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और शेयर जरूर करें, शेयर दबा के करें ताकि मुझे हौसला मिल सके और मैं नई और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।